हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम मादा गैमेटोफाइट का विकास, पुष्पी पादपों के अंदर गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना और उसका विकास हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मादा जननांग अर्थात जायांग, जायांग का जो एक सदस्य होता है जिसे अपन स्त्री केसर कहते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट इसको कहते हैं स्टिग्मा, जो कि ग्राही प्रकृति का होता है। परागण के बाद स्टिग्मा की सतह पर परागकण का अंकुरण होता है। दूसरा नीचे का जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं ओवरी अर्थात अंडाशय। ठीक है, अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है और अंडाशय की भित्ति के द्वारा फल भित्ति बनती है। जबकि इन दोनों के मध्य जो नलिकाकार रचना है इसको हम कहते हैं स्टाइल। परागकण के अंकुरण के बाद जो निकलने वाली पराग नली है, वर्तिका उस पराग नली को अंडाशय तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। ठीक है, इस फूले हुए भाग अर्थात अंडाशय के अंदर जो रचना लगी हुई है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल अर्थात बीजांड। ये बीजांड अंडाशय की निचली भित्ति के पास उपस्थित इस ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा अर्थात बीजांड आसन। ठीक है, तो ये जो बीजांड है इस अंडाशय के आधारीय भाग अर्थात प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो इस संरचना को आप यहां देखिए कि ये अंडाशय का आधारीय भाग, इस आधारीय भाग में उपस्थित ये जो डार्क कलर की रचना जिसको हम बोलते हैं बीजांड आसन, इस बीजांड आसन के द्वारा संपूर्ण बीजांड जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब हुआ अंडाशय के अंदर उपस्थित जो बीजांड है, ये बीजांड आसन की एक अतिवृद्धि होती है, आउटग्रोथ होती है। ठीक है ना, तो इस बीजांड आसन से ये जुड़ा रहेगा। बीजांड आसन के अंदर एक विशेष प्रकार का संवहन ऊतक होता है। बीजांड आसन में उपस्थित ये जो संवहन ऊतक है, ये संवहन ऊतक इस बीजांड को, संपूर्ण बीजांड को पोषक पदार्थों का वितरण करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो संपूर्ण बीजांड का शरीर है, बीजांड आसन से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इस व्रंत को हम कहते हैं फ्यूनिकुलस अर्थात बीजांड व्रंत। इस व्रंत के द्वारा संपूर्ण बीजांड आसन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बीजांड आसन है, यहाँ से कुछ अतिवृद्धि नुमा रचनाएं निकलती हैं, रेशेदार रचनाएं निकलती हैं। इन रचनाओं को हम कहते हैं ऑब्टूरेटर्स। इन ऑब्टूरेटर्स का कार्य होता है कि जब वर्तिकाग्र से पराग नली निकलती है, परागकण के अंकुरण के बाद वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका और वर्तिका से होती हुई इस अंडाशय के यहाँ पर बीजांड के इस भाग तक पहुँचती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इस वृद्धि करती हुई पराग नलिका को ऑब्टूरेटर्स क्या करेंगे? माइक्रोपाइल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत का ये वाला सिरा जिसके द्वारा संपूर्ण बीजांड का शरीर जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं हाइलम। दूसरा नाम हिंदी में होता है इसका नाभिका। अर्थात संपूर्ण बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत के जिस स्थान से, जिस सिरे से जुड़ा रहता है, वो सिरा क्या कहलाता है? उसका नाभिका या हाइलम कहलाता है। अब देखिए आगे, बीजांड का संपूर्ण शरीर, ये बीजांड का शरीर है। यहाँ पर आप देखिए बीजांड का शरीर है पूरा, जो कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है ना, मृदुतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स होती हैं, इनका बना होता है। तो इस भाग को हम कहते हैं न्यूसेलस अर्थात बीजांड काय। बीजांड काय का मतलब होता है बीजांड का शरीर, जिसमें उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में विभाजन के कारण, वृद्धि के कारण संपूर्ण बीजांड का विकास होता है, अर्थात मादा गैमेटोफाइट का विकास होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ?
अब आप देखो बीजांड का जो शरीर है, यानी ये जो अंदर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इनमें से किसी एक कोशिका ने विकास करके इस संपूर्ण रचना का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये जो बीजांड का शरीर है जिसे बीजांड काय कहते हैं, इसकी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। ठीक है, बीजांड ग्रंथि की कोशिकाएं भी 2n होती है। अब देखो संपूर्ण बीजांड का शरीर अपने चारों ओर से 2 आवरणों द्वारा घिरा हुआ रहता है। 2 आवरण कौन से, एक तो ये और एक ये। इन आवरणों को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, और नीचे का जो आवरण होता है इसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण। तो हम ये जानते हैं ये दोनों आवरण की जो सेल्स होती है वो द्विगुणित होती है, और ये दोनों आवरण बीजांड के शरीर को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। अध्यावरण के अंदर भी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोनों अध्यावरण चारों ओर से इस बीजांड के शरीर को, बीजांडकाय को घेरे हुए रहते हैं। अब देखो दोनों आवरण चारों ओर से घेरे रहते हैं, लेकिन इस बीजांड के अग्र सिरे पर दोनों आवरण एक दूसरे से अलग होकर के एक वीक लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, अर्थात बीजांड द्वार। तो ये जो सिरा होता है आगे का, जहां पर दोनों आवरण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस आवरण को बोलते हैं बीजांड द्वार सिरा। ये जो स्ट्रक्चर बनी है वीक लाइक, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार सिरा, जहां पर दोनों आवरण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बीजांड द्वार यहां पर परागनली एंट्री करती है, तो इसका जो ये पश्च सिरा होता है, ये इसका कहलाएगा चैलेजा। हिंदी में इसको बोलते हैं निभाग सिरा। क्या बोलते हैं इसको, निभाग सिरा कहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बीजांड का शरीर है, ये बीजांड का शरीर की एक कोशिका जब मादा गैमेटोफाइट का विकास करेगी, जब भ्रूण कोश का विकास करेगी, तो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। अर्थात बीजांडकाय की एक कोशिका से संपूर्ण बीजांड का विकास होता है। ऐसा भ्रूण कोश, ऐसा बीजांड एक बीजाणु बीजांड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बीजांड के अंदर या मादा गैमेटोफाइट के अंदर की जो पूरी रचना है, जो बीजांडकाय की एक कोशिका ने डेवलप की है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। परिपक्व भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, या इसके अंदर 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक परिपक्व जो भ्रूण कोश होता है उसके अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं या 8 केंद्रक होते हैं। आप इसमें ध्यान से देखें, बीजांड द्वार सिरे पर ये जो 3 कोशिकाएं बनी हुई है, इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से कहते हैं अंड उपकरण, या इसको कहते हैं अंड समुच्चय। तो अंड समुच्चय का निर्माण 3 अलग अलग 3 अगुणित कोशिकाएं करती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो सब के सब अगुणित होती हैं। इन अंड उपकरण में जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इनमें से सबसे बड़ी जो मध्य में होती है वो एग सेल कहलाती है, अंडाणु, और ऊपर की तरफ जो दोनों सेल होती है वो सहायक कोशिका। ऊपर की तरफ भी जो होती है उसको भी सहायक कोशिका कहते हैं। ये सब की सब कोशिकाएं अगुणित होती है। ठीक है, अब आप देखें कि 3 के बाद जो ऊपर की तरफ अर्थात निभाग सिरे की ओर जो कोशिकाएं जो 3 होती हैं, इन 3 कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, या इसको बोल सकते हैं प्रतिसंव्यात कोशिकाएं, जो कि अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो 3 सेल नीचे की तरफ, 3 सेल ऊपर की तरफ, जबकि मध्य में जो ये सेल होती है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, या इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक की जो सेल होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, तो कोशिका 2n है, बाकी केंद्रक दोनों के
अलग अलग होते हैं। इस प्रकार ये जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है इसमें टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं या फिर 8 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना कंप्लीट होती है। तो आप इसको ध्यान से समझें, ये जो टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि इस भ्रूणकोश, जो मैंने आपको बोला था एक बीजाणु मोनोस्पोरिक अम्लीय सेक है, तो इस भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखिए, परिपक्व भ्रूणकोश का विकास या मादा गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है, यहाँ आप ध्यान से समझें इसको। यहाँ जो डायग्राम बनाया हुआ है ये संपूर्ण बीजांड का शरीर है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। इस बीजांडकाय के अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मृदुतक प्रकार की कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन की क्रिया होती रहती है, ठीक है। जब मादा गैमेटोफाइट का विकास प्रारंभ होता है तो विकास के समय बीजांडकाय, ये जो बीजांड द्वार हिस्सा है और ये इसका निभाग सिरा, तो भ्रूणकोश के विकास के समय बीजांडकाय की कोई भी एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। जैसे कि अपन इसको डायग्राम में दिखा सकते हैं, ये इसका बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर कोई भी एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, पोषक पदार्थों को ग्रहण कर अपने आकार में वृद्धि करती है। शेष यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी वो मृदुतक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो ये जो वृद्धिशील कोशिका है, इस कोशिका को अपन कह सकते हैं आर्की स्पोरियल सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रपशु कोशिका। प्राथमिक प्रपशु कोशिका। इस कोशिका के अंदर इसकी जो कोशिका होती है वो 2n द्विगुणित अवस्था में होती है। इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है जिसके कारण समसूत्री विभाजन, या फिर इसको ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक अग्र सिरे पर और एक पश्च सिरे पर। 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं में से जो शीर्ष भाग पर उपस्थित कोशिका है, इसको शीर्ष भाग की कोशिका कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बीजांड द्वार सिरा नीचे की तरफ है, यानी यहाँ पर ये बीजांड द्वार सिरा होगा और इसके जस्ट ऊपर वाली कोशिका फर्स्ट नंबर की होती है। तो इस कोशिका को हम कहते हैं पीपी सेल। पीपी सेल का मतलब होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, अर्थात प्राथमिक परिधीय कोशिका। पैराइटल मीन्स परिधीय कोशिका, ठीक है, प्राथमिक परिधीय कोशिका। जबकि जो ऊपर की जो सेल होती है इस कोशिका को बोलते हैं स्पोरोजीनस कोशिका। ये दोनों ही कोशिका 2n अवस्था में होती है, ये भी 2n होगी और ये भी द्विगुणित अवस्था में होती है। इनको बोलते हैं स्पोरोजीनस अर्थात बीजाणु जन कोशिका, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो पीपी सेल होती है, ये जो पीपी सेल है प्राथमिक परिधीय कोशिका होती है, इसमें लगातार लंबवत विभाजन होते हैं और लंबवत विभाजन के फलस्वरूप जैसे कि ये बीजांडकाय और बीजांडकाय के अंदर ये जो पीपी सेल है इसमें लगातार लंबवत विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांडकाय की इंटरनल लेयर बनती है, अर्थात भित्ति कोशिका का निर्माण, भित्तीय परत का निर्माण होता है। तो हम इसके अंदर बीजांडकाय की भित्ति का निर्माण कर सकते हैं। ये क्या बनाई हमने? पीपी सेल में लंबवत विभाजन के फलस्वरूप इस बीजांडकाय की अंतःभित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस पीपी सेल के द्वारा या पीपी सेल बीजांडकाय की कोशिकाओं का एक हिस्सा है, ठीक। जबकि स्पोरोजीनस जो सेल होती है ये आकार में वृद्धि करती है।
इस वृद्धिशील कोशिका को अब हम कह सकते हैं मेगा एसएमसी। मेगा एसएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कह सकते हैं इसको? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। किसकी होगी? गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है और मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन की घटना होगी। कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके अंदर, डायग्राम को हम वापस बनाते हैं, ठीक है। ये बीजांड का है और बीजांड काय के अंदर जब मेगा एसएमसी में गुरु बीजाणु जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 1 से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4 मेगा स्पोर, जो कि अगुणित होते हैं। ये चारों की चारों गुरु बीजाणु रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, लीनियर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है ना। 4 गुरु बीजाणु लीनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मेगा एसएमसी से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इस गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, शेष नष्ट हो जाता है। तो देखिए यहां पर इसमें से ये बीजांड द्वार सिरा है जिसका एक गुरु बीजाणु यहाँ पर, दूसरा गुरु बीजाणु यहाँ, तीसरा गुरु बीजाणु यहाँ होता है और चौथा गुरु बीजाणु जो कि निभाग सिरे की ओर होता है वो सक्रिय होगा। तो ये जो 3 हमने आगे की तरफ के दिखाएं इनको हम क्या लिख सकते हैं? नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु। नष्ट होते हुए गुरु बीजाणु होते हैं, जबकि निभाग सिरे का एक गुरु बीजाणु शेष बचता है और ये जो निभाग सिरे का एक गुरु बीजाणु शेष बचा है ये सक्रिय होकर के, क्रियाशील होकर के संपूर्ण गुरु बीजाणु, संपूर्ण मादा गैमेटोफाइट या संपूर्ण मादा गैमेटोफाइट या संपूर्ण भ्रूण कोष का विकास करता है। तो ऐसा भ्रूण कोष जिसका विकास एक गुरु बीजाणु के सक्रिय से हुआ है वो कहलाता है एक बीजाणुक भ्रूण कोष या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। तो इस गुरु बीजाणु को हम नाम दे सकते हैं सक्रिय या कार्यशील गुरु बीजाणु, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए आप, इस कार्यशील गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, इस केंद्रक में 3 बार हमने लिखा, 3 बार मुक्त रूप से फ्री रहकर मुक्त केंद्रकीय विभाजन की क्रिया होती है। तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु में जब 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है तो इसमें टोटल 8 केंद्रक बनते हैं। देखिए आप ध्यान से इसको, ये बीजांड काय और इस बीजांड काय के अंदर इस कोशिका के आकार को हम बढ़ा दें, कोशिका का आकार बढ़ा दिया और इस कोशिका के आकार के अंदर जो बड़ा है इसके अंदर 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप कुल 8 प्रकार के केंद्रक बनते हैं, जिनमें से 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर व्यवस्थित, अर्थात 4-4 के 2 ग्रुपों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद प्रत्येक केंद्र के चारों कोशिका द्रव की मात्रा एकत्रित हो जाती है, अर्थात ये कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इसका मतलब इसमें 8 कोशिकाएं बन चुकी हैं, 8 कोशिकाएं अगुणित होती हैं। ये हमने 8 सेल यहाँ पर बना दी। यहाँ तक क्लियर? अब आप देखिए कि इन 8 में से इसको व्यवस्थित करें। ये इसका भ्रूण कोष, ठीक है, और ये इसका
बीजांडकाय, एज इट इज बना दिया बीजांडकाय। अब आप यहां देखिए कि ये जो नीचे की 4 बीजांड द्वार सिरे पर, माइक्रोपाइल सिरे पर जो 4 अगुणित कोशिकाएं होती है, उनमें से 3 कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण। जैसे एक बड़ी कोशिका होती है वो एक्स सेल कहलाती है, और 2 जो साइड की सेल्स होती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं अर्थात सिनर्जिड कोशिकाएं बोलते हैं, जबकि चौथी कोशिका इस भ्रूण कोश के मध्य में पहुंच जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर की जो 4 हैं उनमें से 3 कोशिकाएं मिलकर प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीपोडल, प्रतिमुखी, प्रतिसंव्यात कोशिकाएं बनाती हैं, जबकि ऊपर से जो चौथे नंबर की है वो इस मध्य में आकर इससे जुड़ जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, और जुड़ करके इन्होंने एक सिंगल सेल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जबकि दोनों के केंद्र के एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, अतः इस प्रकार की जो रचना है इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने बोला प्रतिमुखी सेल्स जो कि अगुणित होती है। इसको हमने बोला 2n, जैसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर जो सेल्स होती हैं इनको हमने बोला अंड समुच्चय या अंड उपकरण। ये इसका बीजांडकाय होता है। ठीक है, अब इसके अपन अध्यावरण भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके अध्यावरण बना दिए। ठीक है, और ये जो रेड कलर की सेल्स हैं जिसे अपन बीजांडकाय की, वो यहाँ पर कंप्लीट आ जाती है। इसका मतलब इस संपूर्ण भ्रूण कोश जिसके अंदर 7 कोशिकाएं या 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसका विकास एक सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा हुआ है, ऐसा भ्रूणकोश एक बीजाणु भ्रूणकोश कहलाता है। अधिकांश आवृत्ति बीज पादपों के अंदर इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने यह बताया था कि इस प्रकार का भ्रूणकोश लगभग सभी प्रकार के आवृत्त बीजी पादपों में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पॉलीगोनेसी कुल के पादप पॉलीगोनम के अंदर इस प्रकार के भ्रूणकोश की खोज की थी। अतः इसे पॉलीगोनम प्रकार का या सरल प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं, जो कि एक 7 कोश के या 8 केंद्र के रचना के रूप में होती है। तो इस प्रकार यहां से लेकर के और यहां तक का जो विकास होता है वो मादा गैमेटोफाइट के विकास के अंदर आता है, और ये वाली जो प्रोसेस होती है उसे अपन गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जायांग के अंदर मादा गैमेटोफाइट का विकास कंप्लीट होता है। अब हमें यह देखना है कि अलग अलग प्रकार के पादपों में ये जो बीजांड है वो किस प्रकार का होता है। इसको हमने बीजांड वृंत की इस तरफ झुकाया हुआ है 180 के डिग्री पर। ठीक है, जिसे एनाट्रोपस प्रकार का प्रति प्रकार का बीजांड बोलते हैं, जो लगभग सभी प्रकार के पादपों में पाया जाता है। लगभग 82% पादपों में इस प्रकार का बीजांड होता है, जिसे टाइपिकल बीजांड या प्रारूपिक प्रकार का बीजांड कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसके बीजांड के प्रकार कैसे होते हैं, जो कि बीजांड वृंत, निभाग, बीजांडकाय और बीजांड द्वार, इन सबकी व्यवस्था के आधार पर होते हैं। देखिए, बीजांड के जो ये प्रकार हैं, इन प्रकारों में बीजांड वृंत, बीजांडकाय और बीजांड द्वार, इन तीनों की स्थिति के आधार पर संपूर्ण बीजांड के प्रकारों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड, रेजू प्रकार का बीजांड। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो प्राय सीधा होता है, जिसमें बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, बीजांडकाय, निभाग और बीजांड वृंत, ये सबके सब एक सीधी रेखा में होते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि इसके अंदर जो रैफे होता है वो कैसा होगा? एब्सेंट। रैफे इसके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि बिल्कुल सीधा है, जिसके अंदर बीजांड द्वार, बीजांडकाय और निभाग और इसके अलावा बीजांड वृंत,
ये चारों की चारों एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का बीजांड पॉलीगोनेसी कुल के पादप, पॉलीगोनम पाइपरेसी कुल के पादप जैसे काली मिर्च, ठीक है, इसके अलावा अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर इस प्रकार का अर्थात ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसके बाद देखिए आप सेकंड नंबर का जो बीजांड है जिसे बोलते हैं एनाट्रोपस अर्थात प्रतीप बीजांड। आप यहां ध्यान देंगे कि इस प्रकार का जो बीजांड है वो ऐसे है, ऊपर की ओर एलो आकार। यदि इसको हम एक तरफ नीचे की ओर झुका देते हैं तो कौन सा एंगल बना इसका 180 डिग्री। इसका मतलब यदि ये संपूर्ण बीजांड का शरीर 180 डिग्री पर नीचे घूम जाता है तो कौन सा बन जाएगा, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड, जिसे प्रतीप प्रकार का बीजांड कहते हैं। इस बीजांड की खास बात यह कि इसे टाइपिकल प्रकार का बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश 82% एंजियोस्पर्म पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अतः ये एक प्रारूपिक बीजांड है जिसके अंदर ये जो बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार इस निभाग सिरे के इस हाइलम के पास आ जाता है। 180 डिग्री पर घूमकर बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है, जबकि निभाग बीजांडकाय और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में उपस्थित होता है। ठीक है, निभाग, बीजांडकाय और बीजांड द्वार ये तीनों एक निश्चित सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार हाइलम के बिल्कुल समीप आ जाता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो अधिकांश 82% आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। अतः इसे टाइपिकल प्रकार का, प्रारूपिक प्रकार का बीजांड कहते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर का जो बीजांड है, इसमें ये 180 डिग्री पर एंगल पर घूमा हुआ है, जबकि ये 90 डिग्री पर घूमा हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार का जो बीजांड है वो ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस का मध्यवर्ती बीजांड है। इन दोनों के मध्य का बीजांड है, इसलिए इसको हम मध्यवर्ती बीजांड के नाम से भी जानते हैं। इसमें संपूर्ण बीजांड का शरीर बीजांड वृंत के 90 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण ये बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज दिशा में होते हैं। कौन सी एंगल बनी गई, क्षैतिज दिशा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार और बीजांड वृंत क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो बीजांड द्वार है ये बीजांड वृंत के समकोणिक होता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार का जो हेमीट्रोपस प्रकार का बीजांड है, जैसे अर्ध प्रतीप बोलते हैं, ये पूरा प्रतीप हुआ, इसका आधा 90 डिग्री पर घूम जाता है, जिसमें ये अर्ध प्रतीप बीजांड होगा, जिसे क्षैतिज बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि सब बीजांड द्वार और निभाग और भ्रू बीजांड का शरीर काय ये सब तीनों एक क्षैतिज दिशा में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बीजांड काय बीजांड है वो रैनन कोशक प्रीमूला यानी कि रैननकुलेसी और प्रीमूलेसी जो कुल के पादप हैं उनके अंदर ये उपस्थित होता है। अब देखिए नेक्स्ट, कैंपाइलोट्रोपस वक्र प्रकार का, कैसा वक्रता, इसका मतलब इस प्रकार के बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होता है वो उसमें वक्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बीजांड काय और भ्रूण कोश ये दोनों ही घूम जाते हैं, लगभग कह सकते हैं घोड़े के नाल की आकृति के। लेकिन इसमें वक्रता इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अनुप्रस्थ के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो वक्र प्रकार का बीजांड है इसके अंदर ये बीजांड द्वार, ये इसका निभाग, ये दोनों की दोनों बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं। ये एंगल को इसका पता है समकोण है, और साथ साथ बीजांड काय और भ्रूण कोश में वक्रता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ये घोड़े के नाल की आकृति के हो जाते हैं। इस प्रकार का जो कैंपाइलोट्रोपस बीजांड है वो क्रूसीफेरी और लेगुमिनेसी कुल के पादपों में प्रेजेंट होता है। अब एम्फीट्रोपस को देखें जिसका नाम है अनुप्रस्थ बीजांड, इसके अंदर जो भ्रूण कोश होता है, बीजांड काय होता है, बीजांड काय में वक्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसके अंदर भ्रूण कोश बिल्कुल सी आकार का हो जाता है, जैसे घोड़े की नाल की आकृति को बोल सकते हैं, जबकि इसमें वक्रता इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें वक्रता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें भ्रूण कोश की वक्रता सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होगी। यहाँ पर जो बीजांड वृंत है, यहाँ पर बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों की दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार बीजांड वृंत के पास आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर वक्रता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो बीजांड है वो एलिस्मा और ब्यूटोमस नामक पादप में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप देखिए जो लास्ट है सर्सिनोट्रोपस, जिसे कुंडलित प्रकार का बीजांड कहते हैं। इस बीजांड के अंदर
बीजांड व्रंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बीजांड व्रंत की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि संपूर्ण बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है, या फिर ये कहेंगे कि इसमें बीजांड व्रंत की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये संपूर्ण बीजांड को 360 डिग्री पर घूम करके चारों ओर से ये कवर कर लेता है। देखिए अब यहाँ से यूँ आया, यहाँ से नीचे तक आया तो 180, 180 से वापस ऊपर गया, दोबारा 180 हुआ तो 360 डिग्री पर ही घूम जाता है। अर्थात संपूर्ण बीजांड चारों ओर से बीजांड व्रंत के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो इस प्रकार का जो सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड है वो मरुस्थलीय पादप जैसे कैक्टस, नागफनी आदि के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आज की जो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि मादा गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है, मादा गैमेटोफाइट की संरचना क्या होती है, और अलग अलग प्रकार के जो पादप होते हैं इनके अंदर बीजांड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश इसमें से पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पर इस बीजांड के अंदर ये अंडोपकरण, ये ध्रुवीय कोशिका और यहाँ पर एंटीपोडल्स है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नीट वगैरह में इस तरीक़ा से पूछे जाते हैं कि बीजांड के अंदर एंटीपोडल ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। ठीक है, या बीजांड या फिर जो अंड कोशिका होती है वो नीचे होती है या फिर ऊपर होती है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा होता है इसके अंदर। आगे की जो वीडियोस इसमें आएंगी वो नेक्स्ट पॉलिनेशन से संबंधित वीडियो होंगी, जिसे आप ध्यान से समझिएगा।